नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े सास ससुर को खून के आंसू रुलाने वाली पत्नी का पति ने किया बुरा हाल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कुसुम देवी बड़े शहर की ऊंची सी बिल्डिंग में 17वें माले पर खिड़की से बाहर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों को देख रही थी। उनके जीवन में कभी भी इतना भागम भाग वाला माहौल नहीं रहा था। वो तो छोटे से गांव में अपने पति के साथ लोगों से मिलजुल कर अपनी जिंदगी काट रही थी, लेकिन आज किस्मत ने उन्हें अपने घर गांव से दूर इस शहर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने पति की बीमारी के कारण कुसुम जी को न चाहते हुए भी अपना गांव छोड़कर अपने बेटे के पास आकर इस 17वें माले पर रहना पड़ा था। हालांकि कुसुम देवी को शुरू से ही ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। इन सब के बाद भी उन्होंने अपना मन बना लिया था और धीरे धीरे अपने पति के सही होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब हालात धीरे धीरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। कुसुम देवी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने गांव को याद कर रही थी। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, कहाँ मर गई बुढ़िया? ये सारा काम कौन करेगा? किसी भी काम की नहीं है ये बुढ़िया, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हैं दोनों बुढ़े बुढ़िया, एक पैसे का काम का सहारा नहीं है। नीतू कुसुम देवी की बहू अपनी सहेली से चिल्ला चिल्ला कर अपने सास और ससुर की बुराई कर रही थी और अब वो कुसुम देवी के कमरे में आकर बोलती है, पूरे दिन खिड़की पर ही खड़ी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? कुसुम देवी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। तभी उनकी बहू नीतू आती है और वह अपने खाना खाए हुए झूठे बर्तन सिंक में डाल देती है। कुसुम देवी अपनी बहू के भी बर्तन धुल देती हैं। तभी बहू का 7 साल का बेटा भी स्कूल से आ जाता है, तो वह स्कूल के टिफिन भी निकाल करके सिंक में डाल देती है और कहती है, इसको भी धुल देना। कुसुम देवी कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप सारे बर्तन धुल देती हैं। कुसुम देवी की उम्र लगभग 70-75 वर्ष की है। उनसे ठीक से काम भी नहीं होता और खड़े होकर सिंक में बर्तन धोना तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। पर क्या करें, बहू के घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बहू कुसुम देवी से कहती है, मेरा चाय पीने का समय हो रहा है, तो मेरे लिए चाय भी बना दो और बना करके मेरे कमरे में ही दे जाना। कुसुम देवी बेचारी जैसे ही बर्तन धो करके फुर्सत होती हैं, वैसे ही बहू का फरमान सुनकर चाय बनाने लगती हैं। तभी बहू कमरे से निकल कर आती है और कहती है, मुझे चाय इधर डाइनिंग टेबल पर ही दे दो, मैं इधर ही पीऊँगी, इधर ही अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखूंगी। कुसुम देवी अपनी बहू को चाय देकर कमरे में चली जाती है। 2 कप चाय अपने कमरे में भी ले जाती है, 1 कप चाय अपने लिए और 1 कप अपने बीमार पति के लिए। कुसुम देवी के पति सत्यनारायण जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। 6 महीने पहले उनको लकवा मार गया था, जिस वजह से वह ना ही ठीक से चल फिर पाते थे, ना ही ढंग से बातचीत कर पाते थे। सत्यनारायण जी की हालत तो इतनी खराब थी कि वे खुद से वॉशरूम तक भी नहीं जा पाते थे। उनको वॉशरूम तक ले जाने के लिए कुसुम जी ही आती थी। कुसुम देवी के लिए दिन भर काम होते थे। एक तो पति बीमार थे, तो पूरे दिन उनकी सेवा करनी पड़ती थी। उनका खाना पीना, उनको वॉशरूम ले जाना, कपड़े बदलना, खाना भी अपने हाथ से खिलाना पड़ता था। बहुत सारे काम उन्हें अपने पति के करने होते थे और वह खुशी खुशी अपने पति की सेवा करती थी। बस वह तो यह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनके पति ठीक हो जाएं। बहू के साथ भी किचन में घर में हाथ बटाती थी। बहू ने तो धीरे धीरे कर सारे घर की जिम्मेदारी अपने सास के कंधों पर ही डाल दी। शुरू में 6 महीने पहले जब कुसुम देवी अपने बीमार पति को लेकर अपने बेटे और बहू के घर आई थी,
तब उन्हें इतना काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक एक करके बहू ने कुसुम देवी को घर के सारे काम पकड़ा दिए। कोई न कोई बहाना करके वह कुसुम देवी को काम दे देती और कुसुम देवी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी और खुद कमरे में जा कर के बैठ जाती थी। कभी बोलती थी, माँ जी आप सब्जी बना दीजिए, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, फिर आकर के बाकी काम कर लूँगी। जैसे ही आती थी तो बहाना मार देती थी, मैं थक गई हूँ, आप रोटियां भी सेक दीजिए। या तो फिर वह बहुत लेट ही आती थी, लेकिन सत्यनारायण जी को खाना तो टाइम से देना होता था। वह शाम को 6 बजे तक खाना खा लेते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने कभी देर रात तक खाना नहीं खाया है, इसलिए कुसुम देवी बहू के आने का इंतजार नहीं करती थी। अपने पति के लिए शाम का खाना या दोपहर का खाना वह खुद ही बना लिया करती थी। कुसुम देवी हंसी खुशी घर के काम कर लिया करती थी और फिर शाम को अपने पति को व्हील चेयर पर बिठाकर थोड़ा सा टहलाने भी ले जाया करती थी, क्योंकि सत्यनारायण जी एक ही कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते थे। कभी शहर में रहे नहीं थे, हमेशा गांव में रहे हैं। गांव का माहौल तो ऐसा होता है कि सब आपस में बातचीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उधर कभी एक दूसरे की कमी ही महसूस नहीं होती है। पर इधर शहर में तो एक ही कमरे में बैठे बैठे उनका दम घुट जाता था। इसलिए कुसुम देवी अपने पति को व्हील चेयर पर बैठा करके थोड़ा सा घुमाने के लिए ले जाती, जिससे उनके पति का मन लग जाए। कुसुम देवी के बेटे को यह सब बातें पता नहीं थी। उसको तो लगता था कि मेरे माता पिता इधर बहुत आराम से हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। मेरी पत्नी नीतू मेरे माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उनका बहुत सम्मान करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक कुसुम देवी का बेटा अभय घर में होता था, तब तक नीतू आगे पीछे दिखावे के लिए काम करती रहती थी। बेटा सुबह 9 बजे तक ऑफिस निकलता था तो वह अपने काम में बिजी रहता था। उसको पता ही नहीं चलता था कि किचन में कौन काम कर रहा है। उसको तो यही लगता था कि उसकी पत्नी ही सारा काम करती है। उसको पता नहीं था कि किचन में उसकी माँ है या फिर उसकी पत्नी। और अगर कभी माँ को किचन में देख भी लेता तो कहता, माँ आप इधर क्यों खड़ी हैं, थक जाओगी, आप जाकर के कमरे में बैठ जाइए। तो कुसुम देवी जी कहती थी, अरे बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी गर्म कर रही थी, या थोड़ा बहुत कुछ काम करने का बहाना बना देती थी। कुसुम देवी अगर कभी कुछ कहने की कोशिश भी करती थी तो बहू आंखें दिखा देती थी। तो बेचारी कुसुम देवी जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी चलो कुछ दिनों की बात है, पति की तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर तो हम गांव चले ही जाएंगे। शाम को जैसे ही बेटा ऑफिस से वापस आता था तो नीतू आगे पीछे पानी लेकर खड़ी हो जाती थी। इतने दिखावे के लिए काम करने लगती थी, या फिर सारा काम होने के बाद में जो 2 या 4 रोटियां बनाने के लिए बची होती थी उनको बनाने लगती, जिससे अभय को लगता था कि सारा काम उसकी पत्नी ही करती है, माँ तो बस थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में सारा काम माँ करती है। सत्यनारायण जी भी लेटे लेटे यह सब कुछ देखते रहते थे, लेकिन बेचारे कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि वह लकवा की वजह से ठीक से बोल नहीं पाते थे, लेकिन समझते सब कुछ थे। अपनी पत्नी की बेबसी को भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। सारा काम करने के बाद थक कर जब कुसुम देवी कमरे में आती थी तो सत्यनारायण जी सोचते थे कि मेरी पत्नी को इधर आ करके कितना काम करना पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती है। सुबह नाश्ता,
बर्तन धुलना, गैस साफ करना, सब्जी बनाना, रोटी सेकना, सारा काम बहू कुसुम देवी से ही कराती है। लेकिन कुसुम देवी इतनी सीधी सादी हैं कि वह कुछ भी नहीं कह पाती हैं। बहू जो काम बता देती वह कर देती हैं। हाँ, इन कामों की वजह से और उनकी उम्र की वजह से वे थक बहुत जाती हैं। एक दिन कुसुम देवी की तबीयत खराब हो जाती है, उनको बुखार आ जाता है, तो वह घर के काम नहीं कर पाती। जब बहू देखती है कि माँ जी तो आराम से लेटी हुई हैं, अभी तक सोकर नहीं उठी हैं और घर के काम मुझे करने पड़ेंगे, तो वह कुसुम देवी के कमरे में जाती है और कुसुम देवी पर चिल्ला कर कहती है, अभी तक सो रही है बुढ़िया? घर में क्या नौकर लगा रखे हैं मैंने जो घर के काम करेंगे? उठ और घर के सारे काम कर। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें घर में रखूँ भी और इस बुढ़े को बीमार के इलाज में पैसे भी खर्च करूँ। नीतू कुसुम देवी का हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए उन्हें चारपाई से उठाकर बैठा देती है। कुसुम देवी जी हड़बड़ा जाती हैं और कुसुम देवी जी कहती हैं, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं होगा, मेरा तो आज शरीर ही साथ नहीं दे रहा, मुझे बहुत बुखार आ रहा है, सारा का सारा शरीर बुखार से जल रहा है। तो बहू चिल्लाती हुई कहती है, दवाई खा ले बुढ़िया और जाकर चुपचाप से काम कर, नहीं तो तुझे और इस बुढ़े को घर से बाहर निकाल दूंगी। बेचारी कुसुम देवी बड़ी मुश्किल से दवाई लेकर 1 घंटे बाद रसोई में जाकर के खाना बनाने लगती हैं। उनके हाथ भी उनका साथ नहीं दे रहे थे, शरीर से आग निकल रही थी। कुसुम देवी जी की आंखें भी कमजोरी की वजह से बंद हो रही थी। जब कुसुम देवी जी रसोई में रोटी सेक रही थी, तभी पास में ही रखा कांच का कैसरोल गिर करके टूट जाता है। कैसरोल के टूटने की आवाज़ जब नीतू के कानों में पड़ती है तो वह भागकर रसोई में आती है और जैसे ही बहू देखती है कि इतना कीमती कैसरोल इस बुढ़िया ने तोड़ दिया है तो वह गुस्से में लाल हो जाती है। अब तो नीतू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह कुसुम देवी जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर बोलती है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है ये बुढ़िया, सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। इतना महंगा कैसरोल तोड़ कर रख दिया, तुम्हें पता भी है कितने पैसों का आया था? इतना महंगा था, अभी इसके पैसे कौन देगा? एक तो उस बुढ़े का ही इतना महंगा इलाज चल रहा है, उसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरा पति इतने मेहनत से पैसे कमाता है और तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया बस बर्बाद करने में लगे हुए हो। तो कभी कुछ तोड़ देती है, कभी कुछ तोड़ देती है, ढंग से काम नहीं कर सकती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? बुढ़िया, पागल बुढ़िया कहीं की, गांव से तो इधर आ गए पर हाथ में एक भी पैसा नहीं है, सारा हमारा ही पैसा खर्च करवाओगे। अब नीतू का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहू गुस्से में जाकर के थप्पड़ की वजह से जमीन में पड़ी कुसुम देवी का हाथ गर्म तवे के पास ले जाकर छुआ देती है। धीरे धीरे रोती हुई कुसुम देवी जी दर्द की वजह से चिल्ला पड़ती हैं। कुसुम देवी अपने हाथ को झटकते हुए कहती हैं, अरे बहू यह क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। कुसुम देवी की आवाज़ को सुन करके व्हील चेयर पर बैठे हुए सत्यनारायण भी किचन में खिसकते हुए आ जाते हैं। वह भी यह सब कुछ देख लेते हैं तो सत्यनारायण जी गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने मुंह को टेढ़ा करके इशारे से कहते हैं कि आज आ जाने दो बेटे को, आज मैं सब कुछ कह दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, यह तुम्हारी सास है, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो तुम उन पर इतना अत्याचार कर रही हो। जो बहू को समझ में आता है कि बुढ़ा ससुर बेटे को सब कुछ बताने की धमकी देने की बात कर रहा है तो वह जाकर के व्हील चेयर को धक्का दे देती है। सत्यनारायण जी कुर्सी से गिर जाते हैं, उनके दोनों घुटनों में चोट लग जाती है।
कुसुम देवी जी भाग कर आती हैं और उनको उठाती हैं और रोते रोते अपने पति को व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे में ले आती हैं। कुसुम देवी अपने पति के घुटनों में दवाई लगा देती हैं, साथ ही अपने हाथों में भी दवाई लगा लेती हैं और उस दिन को कोसने लगती हैं जिस दिन वह अपने पति को लेकर के बहू के घर आई थी। उन्हें आज भी वह दिन याद है जब उनका बेटा उन्हें शहर में लेकर आया था। वह उस दिन को याद करने लगती हैं और पुरानी यादों में खो जाती हैं। एक दिन अचानक रात में लेटे लेटे सत्यनारायण जी की तबीयत खराब हो जाती है। कुसुम देवी जी उनकी तबीयत को देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। गांव के ही लोगों की मदद से पास के ही एक अस्पताल में अपने पति को दिखाने के लिए जाती हैं और साथ ही अपने बेटे अभय को भी फ़ोन कर देती हैं। अभय को जब अपने पिता की तबीयत खराब होने की बात पता चलती है तो रात को ही वह अपने पिता के पास जाने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है। वह अपनी पत्नी नीतू से भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह जाने से मना कर देती है। नीतू कहती है, देखो मैं नहीं जा सकती, कल मेरी सहेली की जन्मदिन पार्टी है, मुझे वहाँ भी जाना है। नीतू की बात सुनकर अभय को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही अभय अपने पिताजी के पास पहुँचता है तो डॉक्टर से बात करता है, क्या हुआ मेरे पिताजी को, उनकी इतनी तबीयत क्यों खराब हो गई? तो डॉक्टर बताता है, इनको लकवा मार गया है और जल्दी से जल्दी इनका इलाज करवाइए, नहीं तो इनको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। आप इनको किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाइए, बड़े शहर में बड़े डॉक्टर से यह जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुबह होते ही अभय अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग हमारे साथ शहर ही चलो, हम उधर ही पिताजी को दिखाएंगे और आप भी उधर ही रहना। अब आपका भी बुढ़ापा है, आप कब तक अकेले रहेंगे गाँव में? अभय कुसुम देवी का इकलौता बेटा है। उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। बेटे को शहर में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। कुसुम देवी और उनके पति गांव में ही रहते थे। गांव में ही उनकी खेती बाड़ी का काम था तो उसको देखते रहते थे। अच्छे से जीवन कट रहा था। बेटा अपने घर बस्ती में मगन था और कुसुम देवी जी अपने पति के साथ गांव में ही सुखी थी। उन्हें शहर जाने की कोई तमन्ना भी नहीं थी। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही बिताई थी। उनको गांव में ही अच्छा लगता था, लेकिन पति की तबीयत ने उन्हें बहू के पास शहर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। जब शहर में बेटा माँ पिताजी को लेकर के आया था तो 10 से 15 दिन तक तो नीतू बहू का व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था। खाना भी बहू भी बना करके देती थी, लेकिन धीरे धीरे बहू ने अपनी सास पर जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। एक दिन कुसुम देवी अपने कमरे में बैठी थी तो बहू कहती है, माँ जी जरा आइए, सब्जी काट दीजिए, माँ जी जरा यह तड़का मार दीजिए। इस तरह से छोटे छोटे काम करवाते करवाते सारी जिम्मेदारियाँ कुसुम देवी जी को ही दे दी और खुद एकदम स्वतंत्र हो गई। लेकिन अभय के आते ही वह किचन में ऐसे लग जाती थी जैसे सारा काम उसी ने ही किया हो। कुसुम देवी जी अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। उन्हें लगता था कि हम कुछ दिनों बाद तो अपने गांव वापस चले ही जाएंगे, तो क्यों अपने बेटे बहू में झगड़े करवाना, क्यों उनके बीच मन मुटाव पैदा करना। कुसुम देवी जी अपने बहू बेटे की जिंदगी में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह सोचती, बहू हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है वह कुछ दिन का ही है, बाद में तो हम अपने पति को लेकर के गांव चले ही जाएंगे, बहू बेटा खुश रहे। लेकिन आज तो हद ही हो गई, आज तो बहू ने मेरा हाथ ही जला दिया और तुम्हें भी व्हील चेयर से गिरा दिया। शाम को अभय ऑफिस से आता है तो वह अपने माता पिता से मिलने के लिए, उनकी तबीयत का हाल चाल लेने के लिए उनके कमरे में जाता है।
लेकिन जैसे ही वह देखता है कि पिताजी के घुटनों में चोट लगी हुई है तो वह माँ से पूछता है कि माँ, पिताजी को चोट कैसे लगी। तो वह कहती हैं, कुछ नहीं, वॉशरूम में जा रहे थे तो गिर गए। तभी अभय अपनी माँ के हाथ को देखता है तो कहता है, वह आपके हाथ में भी चोट लगी है, बताओ क्या हुआ। कोई बात है तो आप मुझे बताओ, मैं आपका बेटा हूँ। तो सत्यनारायण जी इशारे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तभी नीतू बहू कमरे में पानी लेकर के आती है। नीतू को देख कर के कोई भी कुछ नहीं कहता है। सत्यनारायण जी भी चुप हो जाते हैं। अब तो कुसुम देवी जी चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनके पति ठीक हो जाए और वापस से अपने गांव में चली जाए। उन्हें नहीं रहना। अपने बहू के साथ जब कभी बेटे से मिलने का मन हुआ करेगा तो बोल देंगे कि हमसे आकर गांव में ही मिल जाया करो, हमें शहर में अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन अभय ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाता है, लेकिन हड़बड़ी में वह अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल घर में ही भूल जाता है, जिसको लेने के लिए वह घर वापस आता है। नीतू और माँ दोनों किचन में दिख रही थी। वह किसी से कोई बात नहीं करता है और सीधा कमरे में जाकर के फाइल ढूंढने लगता है। किसी को भी पता नहीं होता है कि घर में अभय आया हुआ है। फाइल लेकर के जब अभय वापस जाने लगता है तो उसे किचन से नीतू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उधर किचन में नीतू कुसुम देवी से चिल्ला कर के कहती है, कान खोल कर सुन ले बुढ़िया, कि अगर तुमने कल के बारे में अपने बेटे को जरा सा भी बताया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुमने अभय को यह बताने की कोशिश भी की तो कि तुम्हारा हाथ मैंने जलाया है और उस बूढ़े ससुर को धक्का मैंने दिया है जिससे उसको चोट लग गई है, तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। कुसुम जी चुपचाप रसोई में खड़ी खड़ी बहू की बातें सुन रही होती हैं। तभी उसकी यह सब बातें अभय सुन लेता है और जैसे ही अभय के कानों पर नीतू की यह बातें पड़ती हैं, वह अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। नीतू की बातें सुनकर के अभय के पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है। गुस्से की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह किचन में जाकर के नीतू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ की धमक ऐसी थी कि नीतू दीवार से टकराती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। नीतू जब अभय को देखती है तो एकदम से सकपका जाती है और कहती है, अरे तुम तो ऑफिस चले गए थे, तुम घर कैसे आए। अभय कहता है, अच्छा हुआ कि मैं जो घर में ऑफिस के फाइल भूल गया था उसी को लेने वापस आया था। उसको वापस लेने आने की वजह से कम मुझे यह तो पता चला कि तुमने मेरी माँ के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया है, पूरे घर का काम कराया है, मेरी माँ को घर की नौकरानी बना कर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ, पिताजी के साथ इतना गलत व्यवहार करने की। तभी नीतू कहती है, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, पूछ लो चाहे माँ जी से, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर है। कुसुम देवी अपनी बहू के डर के वजह से अपने बेटे को कुछ नहीं बताती, चुपचाप खड़ी रहती हैं। तभी व्हील चेयर घसीटते हुए सत्यनारायण जी आ जाते हैं और अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने एक डायरी के पेज पर टूटा फूटा कुछ लिख रखा था, वह अपने बेटे को वह कागज़ पकड़ा देते हैं। बेटा जब उस कागज़ को पढ़ता है तो उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि पिताजी ने उसमें नीतू की सारी शिकायतें लिखी हुई थी, जो जो उन्होंने कुसुम देवी के साथ किया था और कल की घटना का भी जिक्र था, जिसको पढ़ करके अभय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, माँ मुझे माफ़ करना, तुमने मुझे कभी क्यों कुछ नहीं बताया कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो। मैं तो समझता था कि मैं अपने माँ बाबूजी को अपने पास लेकर आ गया हूँ तो अब पूरी तरह से सुखी हैं,
अब मैं नीतू को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं ऐसी पत्नी को अपने साथ कतई नहीं रख सकता जो मेरे माता पिता के साथ इतना गलत बर्ताव करती है। और वह नीतू को धमकी दे देता है जल्दी से जल्दी अपने सामान को पैक कर ले और इस घर से चलती बन। नीतू कहती है मैं कहाँ जाऊँगी इस घर को छोड़ करके। तो अभय कहता है तुम्हारा मन जहाँ चाहे वहाँ चली जाओ, मुझे नहीं पता, पर इस घर में नहीं रहोगी। नीतू अभय का गुस्सा देखकर डरने लग जाती है। वह माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं माँ पिताजी के साथ अब इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करूँगी। अच्छा, अगर तुम सोचती हो कि तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरी माँ का हाथ जलाते हुए, मेरे बूढ़े पिता को चोट लगाते हुए। नीतू रोने लगती है, पैरों में गिर जाती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी। मैं तो मायके भी नहीं जा सकती। मैं अब कभी ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूँगी। और वह कुसुम देवी के पैरों में पड़ जाती है, मुझे माफ़ कर दो माँ जी, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपको पूरा मान सम्मान दूंगी, बहुत अच्छे से रखूंगी, बस एक बार मौका दे दो मुझे। अब मैं दोबारा से ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं करूंगी। कुसुम देवी अपने बेटे अभय से कहती हैं, बेटा माफ़ कर दे, आखिरकार पत्नी है तेरी, बहू है मेरी, कहाँ जाएगी। लेकिन अभय नहीं मानता है, नीतू का सामान पैक कर उसे मायके छोड़ आता है और कहता है जब सच में गलती का एहसास हो जाएगा तभी उस घर में वापस आना। क्या तुम ऐसा अपने माँ बाप के लिए कभी ऐसा सोच सकती हो जैसा तुमने मेरे माँ बाप के लिए किया है। जिस दिन तुम अपने और मेरे माँ बाप में फ़र्क करना छोड़ दोगी उस दिन ही मेरे घर में कदम रखना। घर आकर अपने माता पिता के लिए एक फुल टाइम मेड रख देता है। कुसुम देवी जी का दिल बहुत दुख रहा था। इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी उन्हें नीतू से कोई शिकायत नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा उसकी बहू को ले आए, लेकिन अभय ने साफ इनकार कर दिया और कुसुम देवी जी को बोल दिया कि माँ जो मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों बाद नीतू अपने बेटे के साथ शाम को घर आती है। घर का गेट खुला ही था। अभय उस समय अपने पिता सत्यनारायण जी के साथ बैठा होता है और कुसुम देवी अपने कमरे में होती हैं। अभय नीतू को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। नीतू अभय के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अभय बोलता है मुझसे नहीं, जिनके साथ तुमने बुरा व्यवहार किया है उनसे माफ़ी मांगो। नीतू कुसुम देवी जी के पास जाती है तो कुसुम जी उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे अपने गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी, तुम अब बस अभी के साथ अच्छे से रहो। नीतू को भी अब अपने करे पर पछतावा महसूस होता है। कुसुम देवी जी अब उसे बाहर अभय के पास ले जाती हैं और अभय से बोलती हैं बेटा इसको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमने इसे माफ़ कर दिया है, अब तू भी कर दे। अभय नीतू से पापा की तरफ इशारा करके बोलता है तुम इनकी भी गुनहगार हो। नीतू सत्यनारायण जी के पैर छूने जाती है तो वो उसे रोक देते हैं और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलते हैं हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा साथ रहो। तो दोस्तों आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।